रहीम। हमारा कोर्स जो है इसमें हम फंडामेंटल केमिस्ट्री की सारी चीज़ें पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री 1 में, जिसमें इसके 3 कोर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री 1, 2 और 3। इसमें हमने सारी बेसिक केमिस्ट्री को कवर करना होता है। और ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे इस केमिस्ट्री के कोर्स में यूज़ होंगे, इसमें लिखने का तरीका ये है कि जो कैपिटल एबीसी में हम पहला वर्ड और स्मॉल एबीसी में सेकंड अल्फ़ाबेट लिखते हैं, और अगर सिंगल हो तो उसको कैपिटल एबीसी में ही हम लिखेंगे। ये पीरियोडिक टेबल है हमारा जो बेसिक, जिसको हम आजकल यूज़ करते हैं। इसमें 1A 2A से लेके फिर दरमियान में बी ग्रुप शुरू हो जाते हैं, और फिर ये नीचे वाली अगर आप लाइन पढ़ें 3 4 5 6 7 से लेके 8 तक है। ये 8 ग्रुप जो हैं एक कैटेगरी के हैं, और जो दरमियान में है जिसको ट्रांजिशन मेटल ग्रुप ऊपर लिखा हुआ है, ये बी कैटेगरी के हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो आपको थोड़ी-सी वेरिएशन ये नज़र आएगी कि 1B 2B इधर है, 3B 4B 5B 6B 7 और 8 में 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है? और एक जो है वो ये यूएस स्टैंडर्ड हैं जो ये बी वाले। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में देखें तो ऊपर वाली लाइनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और 18। यानी कि ये जो इस तरह से लाइंस होती हैं इसको हम कहते हैं ग्रुप्स, और जो इस तरह से रो होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पीरियड्स। तो इसमें 8 पीरियड 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ग्रुप्स आपके पास कितने हैं? 18, ठीक है? ये मेन ग्रुप लिखा हुआ है साइडों पे, दरमियान में ट्रांजिशन ग्रुप लिखा हुआ है। इसको 1A और 2A को हम एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। 3 से लेके जो 8A ग्रुप है इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। दरमियान में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ है इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक क्या होता है ये मैं फिर आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। 1A और 2A इसको हम अल्कली मेटल्स और इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। ये जो 7A ग्रुप है इसको हम हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं, और ये जो आखिरी वाला ग्रुप है इसको हम नोबल गैसेस, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल या इनर्ट गैस, ये सब के सब इसके लिए वर्ड्स हैं, ठीक है? उसके बाद हम ये वही बात जो मैंने अभी की है कि 18 वर्टिकल कॉलम्स है, इसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और में 1 से लेके 18 तक है, यूएस स्टैंडर्ड में 1A से 8A और 1B से 8B है। मेन ग्रुप और जो ऊपर पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन किया वही बात यहाँ पर दोबारा से लिखी हुई है। मेटल्स होती हैं ये जो ग्रीन कलर है ये हमारा मेटल्स का है। मेटल्स होती हैं वो वाले एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर्स होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईज़ी होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं आराम के साथ। और 1A और 2A ग्रुप जो है वो आराम से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल सकते हैं इसमें से। और ये जो पर्पल हैं, ये है नॉन मेटल्स हैं। इसका मतलब ये है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इनके लिए ईज़ी है, इनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ईज़ी है। दरम्यान में ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये नीचे पी ब्लॉक है, ये सब के सब मेटल्स हैं। मेटल मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर। कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, वो डिपेंड करता है उन पे। वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। ये जो दरमियान में ब्लू है इनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? तो ये अल्कली मेटल्स और ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ये हैलोजेंस और ये नोबल गैसेस, ये जो ऊपर बता दी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं करती। जैसे किसी चीज़ का हमने मेल्टिंग पॉइंट देखना हो, तो हमें ये समझ नहीं आती कि उसके छोटा साइज हो या बड़ा साइज हो, मेल्टिंग पॉइंट तो वही रहेगा, ठीक है? लेकिन सैंपल साइज़ से जो चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे लेंथ है, वॉल्यूम है, ये उस पे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये एक टर्म है जो हमारे केमिस्ट्री में यूज़ होती है, इसका आपको पता होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिसमें उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। केमिस्ट्री चेंज होने से मुराद क्या है कि उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका एक्सचेंज होता है, या इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है या दे रहा होता है या शेयर कर रहा होता है, जो केमिकल बॉन्डिंग होती है। और जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें हमेशा
इलेक्ट्रॉन्स का ही एक्सचेंज हो रहा होता है। लेकिन जो हमारे रेडियो एक्टिव या रेडिएशन केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं उसमें न्यूक्लियस जो है वो उसकी केमिस्ट्री चेंज हो रही होती है, यानी कि न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है या उसमें से कुछ निकल रहा होता है। तो वो फिर हम रेडिएशन केमिस्ट्री में, जैसे आम केमिकल रिएक्शन रेडिएशन केमिस्ट्री या रेडियो एक्टिविटी में ये थोड़ा सा फर्क होता है। एटम के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज़ हो रही हैं, लेकिन जो हम जिनको ज़्यादा स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इनका चार्ज भी बराबर होता है, एग्ज़ैक्टली बराबर होता है, लेकिन वेट जो है वो एग्ज़ैक्टली बराबर नहीं होता। अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का देखें तो ये भी एग्ज़ैक्टली बराबर नहीं है, लेकिन हम तकरीबन इनको बराबर गिनते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसलिए इसको भी हम उसके एटॉमिक वेट के अंदर शामिल नहीं करते। ठीक है? एएमयू से मुराद है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि किसी चीज़ का जो हम वज़न या उसको मेज़र करते हैं कि उसका कितना हैवी है या कितना लाइट है, वो देखने के लिए। इसके लिए एटॉमिक मास यूनिट के लिए हमने जो इसको बेसिक जो लिया वो हमने कार्बन को लिया। स्टैंडर्ड के तौर पे कार्बन के वज़न को हमने कहा कि वो 12 एएमयू है। 12 एएमयू की वजह से हमने उसको स्टैंडर्ड कह दिया, और उससे कोई कितना हल्का, यानी कि अगर उसका 1/12वाँ हिस्सा लेंगे कार्बन के वज़न का, तो वो 1 एएमयू के बराबर होगा। तो उसकी बेस पे ये रिलेटिव मेजरमेंट्स है वेट की, एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हम कंपैरिज़न में तो चेक कर सकते हैं, हम ओवरऑल नहीं बता सकते कि इसका वेट कितना है, कम है या ज़्यादा है। हम उसको रिलेटिवली कंपेयर करते हैं कार्बन के साथ। और कार्बन क्यों लिया कि एक तो ये बहुत ज़्यादा कसरत में पाया जाता है नेचर में, दूसरा इसके स्टेबल आइसोटोप्स कार्बन 12, 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, 13, 14। आइसोटोप से क्या मुराद है वो मैं आगे बताता हूँ, उसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बराबर होते हैं, इसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं। और हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, क्योंकि इनका चार्ज भी एग्जैक्टली बराबर होता है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है। इसी तरह से मैस नंबर जो है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बताया था कि नहीं लेते, उसकी वजह ये है कि एक तो इसका वेट कम होता है, दूसरा ये क्लाउड की फॉर्म में न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये हमारे एक ज़हन में जो है कि एक ये डॉट या पॉइंट की शक्ल में होता है, ऐसा नहीं है, ये क्लाउड की फॉर्म में बादलों की तरह से उसके गिर्द घूम रहे होते हैं। जैसे ज़मीन के गिर्द आसमान का आप देखते हैं नीला सा एक कवरिंग है, इस तरह से अगर आप ज़मीन को लें न्यूक्लियस और आसमान को लें कि ये इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द इस तरह से कवरिंग की हुई है उन्होंने। तो नंबर ऑफ शेल जो हैं उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन का बादल गहरा होता जाता है, 1 है, 2 है, इस तरह से उसके शेल हैं। किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये फिर हम उसमें देखते हैं एटॉमिक वेट के अंदर जो न्यूक्लियस ही हम कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का वेट हम लेते हैं। आइसोटोप्स होते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो उसके एक जितने ही होंगे, और फ़र्क पड़ेगा उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होंगे तो उसका वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कार्बन 12, 13 की एग्ज़ाम्पल है। इसमें अगर आप देखें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, लेकिन 13 जो आइसोटोप्स है उसमें 7 न्यूट्रॉन्स हैं। सिर्फ़ न्यूट्रॉन्स की वज़ह से उसका वेट इंक्रीज़ हुआ। तो ये एटॉमिक नंबर ऊपर लिखते हैं, कार्बन जिस पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे इसी तरीके से लिखा होता है, एटॉमिक मास उसका नीचे लिखा होता है। तो ये जो 12.011 है ये हमने स्टैंडर्ड लिया एटॉमिक मास यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कैसे निकला, इसमें उसके सारे आइसोटोप्स की रेशियो को हमने जमा किया। कार्बन 12 जो है वो 98.89% नेचर में पाया जाता है, और कार्बन 13 जो है वो 1.11% नेचर में पाया जाता है। इन दोनों की आप एवरेज निकालेंगे, ये सारे का सारा वही है जो आप एफएससी में पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने कुछ नया नहीं है, जस्ट उसकी रिपीटिशन है। और फिर भी समझ ना आए तो इस वीडियो को आप रोक के बार-बार सुन सकते हैं। ब बाकी आपने कल आना है क्लास में, तो वहाँ पर भी हम इसको मज़ीद डिस्कस भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बाकी मैटर हम जर्नल किसी भी चीज़ को जो नेचर में हमें फिज़िकली नज़र आती है कोई भी चीज़, उसको हम मैटर कहते हैं।
और ये 2 तरह की टर्म इसके लिए यूज़ होती हैं, एक सब्सटेंस की और एक मिक्सचर की। सब्सटेंस हम वो भी किसी भी चीज़ को कह देते हैं। इसके अंदर फिर 2 कैटेगरीज़ हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एक जैसे एटम्स अगर होंगे तो वो एलिमेंट्स कहलाएगा, और अगर डिफरेंट एटम्स का मजमूआ होगा तो उसको हम कंपाउंड्स कहेंगे। मिक्सचर के अंदर जो हेटेरोजेनियस हो या होमोजेनियस हो, इन दोनों सूरतों में जो मिक्सचर की डेफिनेशन है ये कि इसके अंदर एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है, और एलिमेंट्स अपनी इंडिविजुअल केमिस्ट्री को बरकरार रखते हैं और अलग-अलग हो सकते हैं अगर उनको किया जाए। इस हेटेरोजेनियस में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स होती है, और इसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स होती है। और बाकी कोवेलेंट बॉन्ड जो हम मोस्टली बॉन्डिंग करते हैं जब, तो 2 तरह की ज़्यादातर बॉन्डिंग हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड। बाकी जो है कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड या दूसरे हैं वो फिर हम अगले कोर्सों में उसके कुछ आएँगी चीज़ें। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी आएगा, लेकिन वो भी कोवेलेंट बॉन्ड की ही किस्म है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन वो जो कोऑर्डिनेशन में म्यूचुअल शेयर जो है वो लोन पेयर होता है, वो एक ही एटम दे रहा होता है। ठीक है? तो जो रेगुलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं उसमें एक एटम एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, और दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, और दोनों के मिलने से, ओवरलैपिंग से हमें कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनता है। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 की होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आगे हम थ्योरीज पढ़ेंगे अब, तो वो उसमें हम देखेंगे कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और अगर डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये हमारा एक रेगुलर फंडामेंटल कांसेप्ट्स हैं जो हम देखेंगे। इसमें अगर आप देखें तो HCl का मॉलिक्यूल बना हुआ है, क्लोराइड का जो एटम है वो बड़ा होता है, हाइड्रोजन छोटा है, तो इस वजह से ये साइज़ दिखाया गया है। बॉन्डिंग इस तरह से भी दिखा सकते हैं स्टिक बॉल की तरह, और ये ओवरलैपिंग इसमें शो हो रही है। तो ये मुख्तलिफ उसके तरीके हैं शो करने के। बाकी ये वाटर का मॉलिक्यूल है, अमोनिया का है और मीथेन का है। ये बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, ऐसे क्यों लिखते हैं, ये हम जो डिफरेंट थ्योरीज हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर से हम शुरू करेंगे, लीस्ट थ्योरी से। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, और फिर फाइनली हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसमें हम ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है, और हम उसको कैसे लिखते कैसे हैं, उसकी ज्योमेट्री, शेप सब लिखने का तरीका मैं आपको सिखाऊँगा, इसी कोर्स के अंदर ही। आयनिक बॉन्ड वही, इसमें ये होता है कि हाँ, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से निकल जाता है या ऐड हो जाता है, और वो आयन्स बन जाते हैं, और आयन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्ड वीक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैंने ये बताया था ये कंसेप्ट थोड़ा-सा डिफरेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तो आपने आयनिक बॉन्ड है, तो सॉलिड फॉर्म में किसी साल्ट या क्रिस्टल्स के अंदर बना हुआ है, तो वो बॉन्ड कोवेलेंट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए या उसको आयन को तोड़ने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी सोडियम क्लोराइड की, कि हर सोडियम आयन के गिर्द 6 क्लोराइड होते हैं, हर क्लोराइड के गिर्द 6 सोडियम होते हैं। इस तरह से इनका क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना होता है, तो सॉलिड फॉर्म में इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें उसकी, इसको अगर हम पानी में डिज़ॉल्व करते हैं, ये खुद ब खुद टूट जाता है, और पानी के अंदर आयनिक फॉर्म में रेगुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उस हालत में ये बहुत काफ़ी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आयन्स के दरमियान, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के दरमियान। तो इस वजह से उसको हम कहते हैं। बाकी पॉजिटिव आयन को हम केटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। ये जैसे इसकी एग्जांपल है सोडियम और क्लोराइड की। सोडियम के अंदर होते हैं 11, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। लेकिन अगर हम इसमें से, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। उसका तरीका भी मैंने आपको बताया था कि हम जो है इसके लिए जो है वो 2n स्क्वायर जो है ना वो रूल यूज़ करते हैं, जिसकी बेस पे हमें पता चलता है कि ये स्क्वायर है ये इसके ऊपर। अब यहाँ मुझे नहीं लिखना आता, समझ लें आप। ठीक है, 2n स्क्वायर मतलब n से बड़ा नंबर ऑफ शेल है। अगर पहले शेल के देखने कितने इलेक्ट्रॉन, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इस तरीके से दूसरे शेल में देखने हो तो 8 है, तीसरे में 18, इस तरह से सो ऑन चलता रहता है नंबर ऑफ शेल के। इस तरह जितने एटॉमिक आप
आपका नंबर होगा, आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करते जाएँगे नंबर ऑफ शेल्स में, तो एंड पे जो बच जाएगा उस शेल में, जैसे इसके पहले शेल में 2 आए, दूसरे में 8 आए, तीसरे में हमारे पास बचा ही 1 क्योंकि इसके पास टोटल 11 हैं। पहले 2 शेल में 10 आ गए, तो तीसरे शेल में फिर 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा तो वो आ गया। अब इसके अपना ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन्स इनकी कोशिश होती है कि ये पूरे करें, और ये इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। रीज़न के इसको इलेक्ट्रोपॉज़िटिव भी हम कहते हैं मेटल्स को, और मैंने कहा था पहले और दूसरे ग्रुप का मतलब ये है कि इसके पहले ग्रुप से मुराद ये है कि इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम जो है ये पहले ग्रुप का है और इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने अगर अपने 8 पूरे करने हैं तो उसके लिए इसको जो है 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना, किसी से छीनना बहुत मुश्किल है, और 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 पे ले जाएगा। अब जो पिछला शेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, बेसिकली 8 ना भी हों किसी भी आखिरी शेल में, उससे जो पिछला शेल है वो कंप्लीट अगर हो, तो उसकी वो स्टेबल होता है। तो ऑक्टेट से मुराद ये है कि उसका शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब के सब हों, तो वो कह हम कहेंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये इत्तेफ़ाक से 2-8 हो गया। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल तीसरा शेल होता 2-8 18, उसके बाद आता तो वो उसकी कोशिश होनी थी कि मैं 18 पे आ जाऊँ ना वापस। अब 8 पे आ जाऊँ या 2 पे आ जाऊँ। तो ये एक तरीका है कि उनके आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो कंप्लीट हों 2n स्क्वायर रूल की बेस पे। तो इसमें फिर हम ये करते हैं कि अ, एक जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज़ करता है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं और इसके पास इसके ऊपर पॉज़िटिव चार्ज आ जाता है। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉज़िटिव चार्ज आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन की एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर 2 8 और इसकी जैसे मैंने बताई थी कि ये बनती है 2 8 और 1, और ये अब 2 8 रह जाएगी, और क्लोरीन की जो है वो बनेगी, ये थी 2 8 और 7 थी, और अब ये जो है इस फॉर्म में जब क्लोराइड बन गया तो ये 2 8 और 8 हो गई, जिसकी वजह से इसके भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले ही थे, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये इसके लिए ईज़ी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इसके लिए ईज़ी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, दोनों एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो इस तरीके से फिर इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से ये अगर एक-दूसरे के करीब जाते हैं तो सोडियम और क्लोराइड का फिर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इनके दरमियान हो जाती है। तो ये इनका एक बेसिक सा पॉइंट है, जो मैंने आपको बताया। इसी तरीके से हम ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं। ये हर सोडियम के गिर्द क्लोराइड है, हर क्लोराइड के गिर्द सोडियम है। ठीक है, इसी तरह से ये बैलेंस इक्वेशन करना आपने एफएससी में पढ़ा होगा। सिंपल उनके मोल्स को बराबर हम करते हैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भी और इक्वेशन की राइट साइड पे भी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं जस्ट के माइक्रोस्कोपिक हम बिल्कुल ग्राउंड रूट लेवल पे मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पे चीज़ों को मेजर करें या सोचें। मैक्रोस्कोपिक अगर बड़े पैमाने पे या बड़ी बल्क क्वांटिटीज की बेस पे हम उनको मेजर करें। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, अब हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। मॉलिक्यूलर मास होता है एटॉमिक मास जितने भी होते हैं उस किसी भी मॉलिक्यूल में उनको हम जमा कर लेते हैं, तो वो हमारे पास बन जाता है। जैसे ये HCl है तो 1 AMU 35.5 क्लोरीन का होता है, 36.5 AMU, तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये आपका 36.5 AMU, अगर इसका मैं 1 ग्राम इतने ग्राम ले लूँ तो ये 1 मोल बन जाएगा। तो 36.5 AMU इसका मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन 36.5 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर है। तो ये इनका जो है ना डेफिनेशन है मोल की। ठीक है, मोलर मास, और 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10^23 यूनिट्स होते हैं। अगर किसी एटम का 1 मोल है तो इतने एटम्स होंगे, किसी मॉलिक्यूल का 1 मोल है तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर। लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट की टर्म भी केमिस्ट्री में यूज़ है। लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है जो 2 चीज़ों का आपने रिएक्शन करवाया, जो पहले खत्म हो गया वो लिमिटिंग है, और जो बच गया वो एक्सेस है। और इसके बचने के लिए कि लिमिटिंग और एक्सेस ना हो, हम स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट लेते हैं और उनको फिर हम आपस में मिक्स करते हैं, तो उसमें भी खैर बचत 100% यील्ड नहीं आती किसी भी चीज़ की। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट 100% कन्वर्ट नहीं होते।
लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि वो हो जाए, तो उसके लिए फिर रिएक्शन करवाने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ठीक है, इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन एम्पिरिकल फार्मूला ये आप पढ़ेंगे, आपको ईज़ी है, समझ आ जाएगी। क्योंकि अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो मैं ज़रा इसको कहीं पे रोकना चाह रहा हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उसकी होल नंबर रेशियो हम जो निकालते हैं, उसकी बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो बाकी ये कुछ यूनिट्स हैं मैथ्स के, ये भी आप देख लीजिएगा, सिंपल एसआई यूनिट्स हैं। इनको कैसे लिखते हैं, ये पेपर में नहीं मैं देता, सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए है। और ये भी चीज़ें आप लोग जस्ट देख लें, मिली, डेका, माइक्रो, नैनो, पिको क्या होता है। मास, मैटर, वेट ये भी है, आप ये उसकी डेफिनेशन है। बाकी ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए और सेल्सियस और केल्विन को आपस में कन्वर्ट करने के लिए ये आपने याद करना है। ये फ़ॉर्मूले भी आपने याद करने हैं, मैं पेपर में भी देता हूँ, पूछता हूँ ज़रूर आपसे। ये भी जस्ट आपकी अवेयरनेस के लिए, पेपर में नहीं आएँगे चीज़ें, ठीक है? बाकी आप लोग इसमें कोई नहीं ऐसा पॉइंट, ठीक है बच्चों? फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल आप लोग आइए यहाँ पे, केमिस्ट्री के बच्चे ज़रूर आएँ, और बाकी बच्चे भी जो